हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 8 साइंस के जो चैप्टर 1 है क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट, हमने उसे कम्प्लीटली कवर कर लिया। अब हम क्या करेंगे? अब हम रिवीजन करेंगे। तो रिवीजन के लिए कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ताकि आपकी प्रैक्टिस भी हो जाए और रिवीजन के साथ साथ आपको पता चल जाए कि आपको क्या क्या याद नहीं है जो आप फिर से पढ़ेंगे। ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन, Which of the following crops would enrich the soil with nitrogen? तो इनमें से कौन सी क्रॉप प्लांट सॉइल को रिप्लेनिश करती है, एनरिच करती है नाइट्रोजन से? तो क्रॉप रोटेशन के टाइम पे हमने क्या पढ़ा? फार्मर्स क्या करते हैं? लेगुमिनस एंड नॉन लेगुमिनस क्रॉप प्लांट्स को अल्टरनेटली कल्टीवेट करते हैं। ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि लेगुमिनस प्लांट की जो रूट नोड्यूल्स में नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया रहते हैं, जैसे कि राइजोबियम, ये सब रहते हैं आपकी रूट नोड्यूल में लेगुमिनस प्लांट की। तो वो क्या करते हैं? वो एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की फिक्सिंग करते हैं। नाइट्रोजन को प्लांट के लिए कैसे प्लांट यूज कर सकते हैं उस तरह यूजफुल बनाते हैं और नाइट्रोजन से सॉइल को एनरिच करते हैं। तो इनमें से कौन सी आपको लेगुमिनस प्लांट लगती है? लेगुमिनस प्लांट्स जैसे कि पल्सेस, पीज, बीन्स, ग्राउंडनट्स, क्लॉप्स, ये सब लेगुमिनस प्लांट्स हैं। तो यहाँ जितने सारे ऑप्शन है, यहाँ पीज जो है वो लेगुमिनस प्लांट है। तो पी प्लांट के जो क्रॉप होंगे वही सॉइल को नाइट्रोजन से एनरिच कर पाएंगे। Which of the following is not a खरीफ क्रॉप? खरीफ क्रॉप्स में हमने क्या पढ़ा था? जो भी क्रॉप्स को रनी सीजन में कल्टीवेट किया जाता है उसे क्या कहा जाता है? खरीफ क्रॉप्स। तो रनी सीजन यानी जून से सितंबर तक की खरीफ क्रॉप्स की कल्टीवेशन की जाती है। तो खरीफ क्रॉप्स की एग्जाम्पल में हमने क्या क्या पढ़ा था? हमने पढ़ा था पेडी, मेज, सोयाबीन, ग्राउंडनट, कॉटन, ये सब आपकी खरीफ क्रॉप्स के अंदर जाते थे। तो यहाँ पेडी है आपकी खरीफ क्रॉप्स, मेज भी है, ग्राउंडनट भी है, बट मस्टर्ड खरीफ क्रॉप्स नहीं है। तो यही होगा सही आंसर। फिश लिवर ऑयल इज रिच इन, कौन सी विटामिन से फिश लिवर ऑयल रिच है? कौन सी विटामिन से? फिश की जो लिवर ऑयल होती है उसमें बोथ विटामिन ए भी होता है और विटामिन डी भी होता है। तो आंसर होगी बोथ ए एंड डी ऑप्शन। Which of the following is not a रबी क्रॉप? तो रबी क्रॉप्स में हमने क्या पढ़ा था? जो क्रॉप को हम विंटर सीजन में कल्टीवेट करते हैं, अक्टूबर से मार्च के सेशन के अंदर जो भी क्रॉप्स कल्टीवेट किए जाते हैं उसे क्या कहा जाता है? रबी क्रॉप्स। तो उसके कुछ एग्जाम्पल्स देखेंगे हम। एग्जाम्पल्स में क्या क्या है रबी क्रॉप की? व्हीट, ग्राम, पी, मस्टर्ड, लिनसीड, ये सब आपकी रबी क्रॉप्स हैं। तो यहाँ पीज है, व्हीट है, लिनसीड है, पर सोयाबीन नहीं है। तो सोयाबीन आपकी रबी क्रॉप्स नहीं है। Which of the following cannot be provided to the soil by chemical fertilizer? जो केमिकल फर्टिलाइजर होते हैं वो क्या होते हैं? वो न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक होते हैं। न्यूट्रिएंट स्पेसिफिक यानी या तो वो नाइट्रोजन स्पेसिफिक हो सकते हैं, पोटेशियम स्पेसिफिक हो सकते हैं, या फिर फॉस्फोरस स्पेसिफिक हो सकते हैं। वो किसी एक न्यूट्रिएंट में स्पेसिफिक होते हैं जो हमारी केमिकल फर्टिलाइजर्स हैं। पर ह्यूमस कहाँ होती है? ह्यूमस मैन्योर में होती है। और ह्यूमस क्या है? वो एक ऑर्गेनिक मैटर है जो कि एक ऑर्गेनिक कंपोनेंट है सॉइल की। वो कैसे फॉर्म होते हैं? डिकम्पोजिशन ऑफ लीव्स एंड अदर प्लांट मटेरियल। जब लीव्स, अदर प्लांट मटेरियल ये सब डिकम्पोज होते हैं, या फिर अर्थवर्म जो होते हैं मिट्टी के अंदर, उनके डेथ के बाद वो भी डिकम्पोज हो जाते हैं। तो वो क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट्स एंड मिनरल्स सॉइल को रिलीज करते हैं। तो वही होता है ह्यूमस। तो कोई भी केमिकल फर्टिलाइजर आपको ह्यूमस प्रोवाइड नहीं कर सकता। तो यहाँ आंसर होगी ह्यूमस।
The rhizobium bacteria present in the root nodules of pea plant can fix one of the following from the atmosphere. This one is, तो राइजोबियम बैक्टीरिया जो है वो क्या है, हमने क्या पढ़ा था, वो है नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया। तो राइजोबियम एक नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया है, तो वो एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन को ही फिक्स करता है, तो यहाँ आंसर होगी नाइट्रोजन। The process of beating out grains from the harvested wheat crop is called, तो यहाँ क्या बता रहा है, प्रोसेस ऑफ बीटिंग आउट ग्रेन्स फ्रॉम द हार्वेस्टेड क्रॉप्स। इसका मतलब है हमारी जो सीड्स है, सीड्स को हम किससे अलग करेंगे, चैप से अलग करेंगे। जो सीड ग्रेन्स को चैप से अलग करने की प्रोसेस को क्या कहा जाता था, थ्रेसिंग कहा जाता था, है कि नहीं। थ्रेसिंग प्रोसेस में क्या करते थे, वो मैनुअली भी होता था और मशीन यूज करके भी थ्रेसिंग प्रोसेस को किया जाता है। मैनुअली क्या करते हैं, एक जो वुड की प्लेट लेके उस पर मारते हैं क्रॉप प्लांट्स को, तो चैप और सीड ग्रेन्स अलग हो जाते हैं। और थ्रेशिंग मशीन को भी यूज किया जाता है थ्रेशिंग के लिए। द गवर्नमेंट एजेंसी रेस्पॉन्सिबल फॉर परचेसिंग ग्रेन्स फ्रॉम द फार्मर्स, सेफ स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन इज, तो कौन सी वो गवर्नमेंट एजेंसी है जो फूड ग्रेन्स को सेफली स्टोरेज करते हैं और डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, वो है FCI यानी फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। FCI क्या करते हैं, वो फार्मर्स से खरीद लेते हैं सीड ग्रेन्स, क्योंकि जो सीड ग्रेन्स होते हैं फार्मर्स के पास वो कभी कभी ह्यूज भी होते हैं, वो इतने सारे करेंगे क्या। FCI उन्हें खरीद के अच्छी तरह से सेफली स्टोर करते हैं और साल भर की डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, और उसे इमरजेंसी के लिए भी स्टोर करते हैं। अगर कभी फ्लड आ गई, सुनामी आ गई देश में, और अगर खाने की कमी पड़ गई, तो वो जो स्टोरेज फूड ग्रेन्स को सभी लोगों को प्रोवाइड किया जा सकता है। तो FCI वो गवर्नमेंट एजेंसी है जो कि रेस्पॉन्सिबल है फॉर परचेसिंग ग्रेन्स फ्रॉम द फार्मर्स एंड सेफ स्टोरेज एंड डिस्ट्रीब्यूशन। The process of removing unwanted plants from a crop field is called, unwanted plants उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है weeds। weeds वो unwanted plants है जो खुद ब खुद अपने आप ही ग्रो हो जाते हैं हमारे मेन क्रॉप प्लांट्स के साथ ही। तो ये जो weeds को रिमूवल करने की जो प्रोसेस है उसे क्या कहा जाता है, उसे कहा जाता है weeding। वीडिंग प्रोसेस से वीड्स को मेन क्रॉप प्लांट से अलग कर दिया जाता है। पोल्ट्री गिव्स अस, आपकी पोल्ट्री के अंदर क्या क्या इंक्लूड होता है, जैसे कि चिकन, डक, हैन, ये सारे आपकी पोल्ट्री के अंदर इंक्लूड है। तो ये हमें क्या प्रोवाइड करते हैं, ये हमें एग भी प्रोवाइड करते हैं एंड मीट भी प्रोवाइड करते हैं, है कि नहीं। जो चिकन होते हैं वो हमें अंडे देते हैं ही नहीं, तो इसलिए यहाँ आंसर होगी मीट एज वेल एज एग्स। Which of the following system of irrigation is preferred for the uneven land? Uneven land जहाँ जो लैंड होगी वो समतल नहीं होगी, एक के बराबर नहीं होगी, वहाँ ऊपर नीचे होके जो आपकी सॉइल होगी उसे कहा जाता है अनइवन लैंड। सैंडी सॉइल देखा होगा आपने, सैंडी सॉइल वो रहता नहीं है इवनली, वो स्प्रेड नहीं होता, वो अनइवन होता है। तो यहाँ कौन सी इरिगेशन प्रोसेस को फॉलो किया जाता है, स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम को फॉलो किया जाता है।
स्प्रिंकलर सिस्टम में क्या होता है, रेन की तरह पानी गिरते हैं आपकी क्रॉप प्लांट्स की तरफ। तो अगर हमारी लैंड अगर अनइवन भी होगी तो भी सभी क्रॉप्स को सफिशिएंट वाटर प्रोवाइड हो सकती है, इक्वल अमाउंट ऑफ वाटर प्रोवाइड हो सकती है। तो इसलिए वहाँ स्प्रिंकलर इरिगेशन सिस्टम को यूज किया जाता है। ये काफ़ी यूजफुल प्रोसेस है जहाँ भी अनइवन लैंड होगी। द बेस्ट टेक्निक ऑफ वाटरिंग द फ्रूट प्लांट्स एंड ट्रीज इज। तो इरिगेशन प्रोसेस में हमने क्या पढ़ा था, दो प्रोसेस पढ़े थे, दो यूजफुल मॉडर्न मेथड्स पढ़े थे हमने। क्या क्या, पहला आपका स्प्रिंकलर सिस्टम और दूसरे वाला ड्रिप सिस्टम। तो यहाँ जो फ्रूट प्लांट्स को वाटरिंग के लिए हम यूज करते हैं ड्रिप सिस्टम। ड्रिप सिस्टम में ड्रॉप वाइज मैनर में क्रॉप प्लांट्स को पानी दिया जाता है, वाटरिंग की जाती है। ड्रिप सिस्टम में क्या होता है, आपकी जो उसकी जो पाइपलाइन की सिस्टम होती है, तो छोटे छोटे छेद कर दिया जाता है बिल्कुल आपकी प्लांट की रूट के पास, और वहाँ ड्रॉप वाइज मैनर में पानी दिया जाता है। इसमें पानी की वेस्ट भी नहीं होती, बहुत पानी की बचत भी हो जाती है। ये काफ़ी यूजफुल प्रोसेस होती है आपकी फ्रूट प्लांट्स में और गार्डन्स में वाटरिंग के लिए, इरिगेशन प्रोसेस को फॉलो करने के लिए। तो अब हम रिवीजन भी कर लिए। तो क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट की जो थ्योरीज हैं वो हमने तो पहले ही पढ़ रखा था। तो इस रिवीजन सेशन के बाद आप खुद चेक कीजिए कौन से क्वेश्चंस के आंसर आपको नहीं आते थे और उसे अच्छी तरह से पढ़िए। फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।